गुड मॉर्निंग। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बहुत अच्छे से जो पढ़ेंगे। आज का जो भाग है वो न्यूमेरिकल भाग है और ये न्यूमेरिकल भाग बेहद ज़रूरी है। ये स्लिप गति वाले हैं और आज के क्लास के बाद में इस प्रकार के सवाल में कभी भी आपके डाउट नहीं रहेगा। लगभग लगभग हर एग्जाम में उसका एक आध सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है भाई, तो हमें देखना है इसको गति के बारे में। तो पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रोटर गति कैसे करेगा और जो हमारे पास स्टेटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की गति कैसे होगी, उसी के अनुसार हमारे पास ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। आप देखेंगे तो हमारे पास एक होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में इतना सा बात है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी होती है भाई? एक होता है एसिंक्रोनस गति या अतुल्यकालिक गति। अतुल्यकालिक मोटर, अतुल्यकालिक मोटर। अतुल्यकालिक मोटर होगी, इसका नेचर सदैव इंडक्शन का ही होगा, यानी पावर फैक्टर हमेशा क्या करता है? लेग। इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर सदैव क्या होता है? लेगिंग। लेकिन जो तुल्यांकी मोटर होती है इसका पावर फैक्टर लीडिंग भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है और इकाई भी हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास है सिंक्रोनस। कौन सी मोटर है भाई? सिंक्रोनस। और अतुल्य की मोटर का मतलब हो गया नॉन सिंक्रोनस मोटर। कौन सी हो गई भाई? नॉन सिंक्रोनस मोटर। इस नॉन सिंक्रोनस मोटर का नाम से मतलब ही क्या निकला भाई? कि इसकी गति बराबर नहीं है। जिसमें स्टेटर और रोटर की गति बराबर होती है, गति एक समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस। तो यहां पर क्या है कि रोटर और स्टेटर की गति एक समान नहीं है। तो इसमें होगा क्या? इसमें सदैव स्टेटर की गति रोटर से अधिक है या रोटर की गति सदैव स्टेटर से कम होती है। इसमें रोटर की गति सदैव स्टेटर की गति से कम होती है। जिसमें हमारे पास रोटर की गति कम होती है। कम क्यों होगी? क्योंकि रोटर इस स्टेटर के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण गति करेगा। हम आगे ये देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। इसमें सदैव ही रोटर की गति स्टेटर की गति से क्या होगी? कम। जब रोटर की गति स्टेटर की गति के बराबर हो जाए उस समय ये क्या बन जाएगी? तुल्यकालिक मोटर। और अतुल्यकालिक मोटर में क्या रोटर की गति ज्यादा हो सकती है? नहीं, रोटर की गति कम होगी, ज्यादा किसकी रहेगी? स्टेटर की। जब आप अतुल्यकालिक मोटर पढ़ेंगे तो ये भी मोटर हमारे पास दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है भाई? एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दूसरी कौन सी होगी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ये भी दो प्रकार की होगी आगे। एक होगी सिंगल केज, एक होगी डबल केज। सिंगल पिंजरा है, दूसरी होगी डबल केज। तो एक हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, दूसरी हमारे पास होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इन दोनों मोटरों के बारे में पढ़ना है, इन्हीं मोटरों को स्टार्टिंग देखना, इन्हीं मोटरों को कंट्रोल करना देखना है, इन्हीं मोटरों के टॉर्क के बारे में देखना है, इन्हीं मोटरों को पढ़ना पूरा। ठीक है भाई, करो नोट बेसिक। आज से टाइम चेंज हो गया, बिल्कुल जी, आज से टाइम चेंज है।
हो गया भाई। चलो, तो ये हमारे पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट का। 3 फेज मोटर है जो दो प्रकार की होती है, एक इंडक्शन टाइप की, एक होती है सिंक्रोनस। इंडक्शन टाइप की होती है जिसमें रोटर की गति सदैव ही स्टेटर की गति से, स्टेटर की गति मतलब स्टेटर की चुंबकीय गति से, स्टेटर खुद की गति कहाँ होती है, स्टेटर की चुंबकीय गति से कम होती है। स्टेटर की सिंक्रोनस गति से कम होती है, स्टेटर की चुंबकीय गति से कम होती है। रोटर की गति सदैव स्टेटर की चुंबकीय गति से, चुंबकीय गति से क्या होती है भाई, कम होती है। ये दो प्रकार की होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिपरी इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज है जो दो प्रकार का होता है, सिंगल केज और डबल केज। ओके, ये हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर देखते हैं आप। इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को देखोगे तो बाहर वाली जो बाउंड्री बॉर्डर जो दिख रहा है वो किसका बना हुआ भाई, स्टेटर का। ये हमारे पास क्या है, स्टेटर है, बाहर वाला भाग है स्टेटर का। अच्छा, स्टेटर में एन और एस की गति दिखा रहे हैं ना, ये चुंबक की गति है। किसकी गति है, चुंबकीय क्षेत्र की। क्योंकि हम सप्लाई केवल और केवल किसको दी जाती है, स्टेटर को। रोटर को कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती। स्टेटर सामान्यतः हमारे पास ऐसा लिखा हुआ तो होता है कि डलवा स्टील का बना होता है, ठीक है, ये लेकिन बाहर की बाउंड्री है। स्टेटर के अंदर एक आर्मेचर कोर है, वो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। जहां भी जब भी आर्मेचर कोर नाम आए तो किसकी बनी होगी, सिलिकॉन स्टील। क्योंकि वाइंडिंग किसके ऊपर स्थापित है, स्टेटर पर। कौन सी वाइंडिंग हमारे पास, तो जो वाइंडिंग हमारे पास स्थापित है, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग नहीं, इस स्टेटर पर है फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर नहीं फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर है, स्टेटर पर। तो स्टेटर का जब पूछा जाए स्टेटर किसका बना हुआ है, तब तो आप कहते हैं डलवा लोहा का बना हुआ है। लेकिन स्टेटर का आर्मेचर किसका बना हुआ है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन स्टील का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका कारण है कि इसके अंदर यहां पर जो होता है ना, वो हमारे पास कौन सा है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। और ये बाहर वाला भाग है जो स्थिर भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। अब यहां पर सप्लाई स्टेटर को दी जाती है, रोटर को दी जाती है, स्टेटर को। रोटर को किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं दी जाती। जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे तो स्टेटर के अंदर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, घूर्णित प्रकार का। घूर्णित प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र गति करेगा और उस गति के बल लगेगा, उस बल से हमारा रोटर क्या होगा, घूमेगा। रोटर किसकी गति से घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की गति से। चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 120 डिग्री फेज अंतराल पर है, जिसके कारण हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। जब आपने सप्लाई किसको दी, स्टेटर को। तो सप्लाई केवल और केवल किसको दी जाती है, स्टेटर को। तो करें इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। हाँ, आर्मेचर वाइंडिंग है जो हमारे पास स्टेटर पर स्थापित है। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो रोटर पर होती है, और यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग है जो स्टेटर पर स्थापित होती है। आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जो हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न कर सकती है यदि जनरेटिंग का काम करती है तो। और हमारे पास जनरेटिंग का काम नहीं करना है तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का कार्य करेगी, वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। छोटे छोटे तांबों के तार के द्वारा जो बनाई जाती है वाइंडिंग है, वो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर। क्योंकि यहां पर रोटर के रूप में तो शॉर्ट सर्किट तांबे की, एल्यूमिनियम कॉपर की छड़ें होती है जो दोनों तरफ रिंग होती है, जिसे हम पिंजरा पिंजरा रूप होता है, वो होती है। 3 फेज मोटर में लिख लो साथ के साथ, ये बोले सप्लाई केवल स्टेटर को दी जाती है, इस मोटर में 3 फेज आपस में 120 डिग्री के फेज अंतराल पर होते हैं। इसमें घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। 3 फेज मोटर में सप्लाई केवल स्टेटर को दी जाती है। इस मोटर में 3 फेज आपस में 120 डिग्री फेज अंतराल पर होते हैं। इसमें घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने पर अतः ये मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट होती है। इसका
इसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य नहीं होता, ये ध्यान रखना भाई, इसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि इसका प्रारंभिक टॉर्क होता है तब ये गति करती है। सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या है? शून्य। सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या है? शून्य। जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती उसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य, जो सेल्फ स्टार्ट होती है उसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य नहीं होता। ठीक है, ये पूछे कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है भाई? है म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं उसमें। ठीक है, इसके लिए हम सिंपल नाम यही लिखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहां पर ये कह दो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं ना, वही सेम ही लॉजिक इसमें लगता है। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने वाला कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना। हो गई भाई? ओके, अब हम इस जो मोटर के बारे में हमने देखा इसी मोटर के हिसाब से देखें। सबसे पहली बात बताओ मुझे, स्टेटर गति करेगा क्या? नहीं करेगा, कंफर्म है? तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। कार्य प्रणाली में सबसे पहले मैं तो गति के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि एक क्लास वैसे भी आपको पूरी पूरी गति के लिए चाहिए होती है, ताकि इसमें सवाल भी आता है। पूछेगा स्टेटर की गति क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे भाई? जीरो। स्टेटर की गति तो आप क्या बताएंगे? एन बराबर क्या होगा? जीरो। स्टेटर किसी प्रकार की गति नहीं करेगा। ठीक बात है। दूसरा मैं आपसे ये पूछूं कि भाई स्टेटर तो गति नहीं करेंगे, लेकिन हमने सप्लाई दी किसको है? स्टेटर को। स्टेटर में क्या लगी हुई है? थ्री फेज वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग आपस में कितने डिग्री फेज अंतराल पर है? 120 डिग्री पर। तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गति है कि नहीं है? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है? एनएस। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र गति, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? एनएस। इसे हम क्या कहेंगे? एनएस। इस गति को हम सिंक्रोनस गति कहेंगे, क्योंकि ये गति तो भाई किसी कारण चेंज होगी नहीं, तो नियत रहेगी। आपने सप्लाई नियत दी है, तो सिंक्रोनस गति भी क्या रहेगी? नियत। इसलिए हमने इसको सिंक्रोनस गति नाम दे दिया। जब हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित होकर घूमेगी, तो उसका बल लगेगा। बल लगने से कौन घूमेगा? रोटर। अब रोटर को धक्का दिया किसने? स्टेटर की चुंबकीय गति ने। स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र किसको गति धक्का दिया? रोटर को। तो रोटर उससे ज्यादा तेज गति से घूम सकता है क्या? नहीं। तो हमारे पास तीसरा आएगा कि इस गति के प्रभाव के कारण कौन सी गति हुई भाई? रोटर की गति। रोटर की गति जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? एनआर। और रोटर की गति सदैव स्टेटर की गति से कम होती है, क्योंकि भाई ये इसको धक्का देना है, इसको घूमना है। तो ये जो धक्का देने वाले की गति क्या होगी? ज्यादा, और जो धक्का लेगा जिसके कारण घूमेगी इसकी गति क्या होगी? कम। और ये गति इसकी शून्य होगी, इसकी भी शून्य हो जाएगी। वो कहता हमारे पास तो सप्लाई आई नहीं, सप्लाई नहीं आई तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बना ही नहीं। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना, रोटर घूमेगा क्या? नहीं। रोटर कब घूमेगा? जब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और इसकी गति घूर्णित होगी, इस कारण रोटर गति करेगा। जब रोटर गति करेगा तो रोटर भी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। रोटर चुंबकीय क्षेत्र काटेगा तो इसमें भी धारा का प्रभाव हो जाएगा। तो यहां पर एक जो हमारा काम तो नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल पूछने के लिए काम आ जाता है, रोटर की चुंबकीय गति आ जाए। रोटर की चुंबकीय गति ये क्या होगी? तो आप कहना रोटर की चुंबकीय गति भी एनएस ही होगी, जो सिंक्रोनस गति के बराबर होगी। रोटर की चुंबकीय गति कितनी क्या होगी? एनएस, जो हमारे पास किसके बराबर होगी भाई? सिंक्रोनस गति के बराबर, क्योंकि रोटर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और वो भी घूर्णित प्रकार का होगा। तो इसकी गति स्टेटर की गति के समान है, लेकिन हमेशा हमें तुलना किसकी करनी होती है? इन दो की। सवाल इन पर है, क्योंकि ये तो स्टेटर तो चल ही नहीं रहा, ये तो जीरो है, और चुंबकीय क्षेत्र की गति रोटर के कारण गति के कारण उत्पन्न हुई, ये भी कोई काम का नहीं है। आपने सप्लाई किसको दी? स्टेटर को। तो क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना? घूर्णित। घूर्णित क्यों बना? क्योंकि फेज अंतर कितना था? 120 डिग्री। तो वो गति हमारे पास क्या कहलाती है? एनएस। इस गति के कारण घुमा कौन? रोटर। और कार्य किसने किया? रोटर ने। भाई ये रोटर घुमा तभी तो शाफ्ट घूमी, शाफ्ट घूमी तभी आपका कार्य हुआ। तो आपको इन दोनों गतियों के बीच में पूरे में संबंध देखना पड़ेगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप लिख लो भले। स्टेटर
चुंबकीय क्षेत्र गति व स्टेटर की गति में अंतर कितना है? क्या बताएंगे भाई? ns माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा? ns। ओके, इनमें अंतर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाई ns माइनस nr। मेन मामला ns माइनस nr पर है, यही स्लिप कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? स्लिप कहलाएगा। फॉर्मूला हम अभी लिख लेंगे। अभी तो आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है कि गति ऐसे होती है कि भाई स्टेटर तो गति करता नहीं है, सब ले आपने दी स्टेटर को, तो क्या गति हुई? चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र गति के कारण किसकी गति हुई? रोटर की गति। लेकिन रोटर की गति पर भी रोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी गति स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। चुंबकीय क्षेत्र गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये सिंक्रोनस होती है। जीरो। सवाल आ गया क्या? अभी रुको, बाद में लगा लें थोड़ी देर, ठीक है? हाँ, रोटर की चुंबकीय गति है, रोटर की गति से तो अधिक है। रोटर की चुंबकीय गति स्टेटर की चुंबकीय गति के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप रोटर की चुंबकीय गति कम नहीं है, चुंबकीय गति दोनों बराबर ही होती है। वो लॉजिक लिखने का कारण यही है। बाकी अपना काम पूरा यहीं तक चलेगा, इन दो पे। समझ में आया कि नहीं है? देख लो। ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारे पास रोटर में होगा। हाँ, स्टार्टिंग। आप मोटर पे पहुंच गए, हम पीछे हैं। मैं खुद पीछे आ जाता हूँ वापस। ऑनलाइन कोर्स लिया, हमें ऑनलाइन कोर्स शुरुआत से नहीं करोगे क्या? एक आप देखो, प्रतिरोध और डीसी थ्योरी है, वो उसको ध्यान से पढ़ो। क्या है कि हर दिन बच्चे कोर्स लेते हैं, हर दिन बड़ा मामला रहता है, परंतु आपको स्टार्टिंग वाला पहले पढ़ देना चाहिए। तो आज लिया हो, कल लिया हो, इसमें मेरी कोई खास मिस्टेक है नहीं। मैं तो पहुंचूंगा ना भाई। आपके इस बेच में भी कई बच्चा कल आया था, कई बच्चा 2 दिन पहले आया था। वो आया था, उन्होंने मुझे कहा था सर आप तो ट्रांसफार्मर तक करवा दिए हैं। मैं करूँगा, मैं लेट थोड़ी हूँ, मैं तो टाइम पे हूँ। और हरियाणा लाइनमैन वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास स्टूडियो से अलग स्टार्ट होगी, शायद तक आज या कल में। लेकिन ऐसा कोई खास तकलीफ है नहीं, आप ध्यान से पढ़ें तो आराम से पढ़ने वाला टॉपिक है। एक मेरे पास अलग अलग से जो बच्चे आते हैं, वो उनका एक सम्मान कॉमन सवाल है कि वो जो ये पूछता है कि न्यूमेरिकल में डाउट दिक्कत है। न्यूमेरिकल में जब तक दिक्कत है वो दिक्कत है। मैंने अभी तक कोई ऐसा सवाल, मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं आया जिसमें सूत्र आया मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया हो। मैंने हर जगह न्यूमेरिकल कराया, केवल सूत्र लिख के छोड़ा नहीं है। मैंने हर जगह न्यूमेरिकल अच्छा खासा कराया, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जहाँ न्यूमेरिकल बनता है वो न्यूमेरिकल कराया। अब उसके बावजूद आपका न्यूमेरिकल नहीं सुधर रहा है तो आपके कोर्स के अंदर न्यूमेरिकल बुक का सॉल्यूशन डाला हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बिना पढ़े मंत्र जपे तो न्यूमेरिकल होगा नहीं भाई, न्यूमेरिकल तो करना पड़ेगा ना। मैंने तो एक भी न्यूमेरिकल छुड़ाया नहीं, सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। हर कॉन्सेप्ट में जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मर आयो, सिंगल फेज में केवल सूत्र आए थे स्टेपर मोटर, वहां पर भी मैंने कराया। और यहाँ पर आते ही मैंने कहा सबसे पहले आज का काम न्यूमेरिकल का पूरा करना है, न्यूमेरिकल में डाउट नहीं रहने देंगे। तो न्यूमेरिकल तो हमें करना ही पड़ेगा, इसमें किंतु परंतु वाला मामला चलेगा नहीं। न्यूमेरिकल करना है तो करना ही है। न्यूमेरिकल के नंबर पक्के होते हैं, जिनको भी पता है, जिनके न्यूमेरिकल अच्छे हैं वो नंबर पक्के हैं, कभी डावाडोल वाले नहीं होते। होते हैं डावाडोल वाले, वो पक्के नंबर होते हैं। ओके, अब देखो कि हम शब्दावलियां पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सिंक्रोनस गति।
ठीक है। सिंक्रोनस गति किसे कहते हैं? स्टेटर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णित गति, वही हमारे पास गति क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस। और वो गति क्या रहेगी? नियत। इसलिए उस गति को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस गति। स्टेटर को सप्लाई प्रदान करने पर 3 फेज वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति। चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी गति है भाई? घूर्णन गति। किसके कारण उत्पन्न हुई है? सप्लाई के कारण। ये इसी स्टेटमेंट से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ठीक है। यह गति सदैव नियत रहती है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस बोला। यह गति सदैव क्या होती है भाई? नियत। और सिंक्रोनस का मतलब ही तुल्यकालिक है, यानी जिसकी गति क्या रहनी चाहिए? नियत। अब मुझे बताइए इसका सूत्र क्या है? NS बराबर 120 गुणा F बटा P। 120 गुणा F बटा P। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगे? घूर्णन गति आवृत्ति के समानुपाती। सबसे पहला क्या कहोगे भाई? घूर्णन गति आवृत्ति के समानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती के अनुक्रमानुपाती, यानी NS समानुपात क्या लिख दिया मैंने भाई? F। हो गया। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। जब मुझे कभी भी टरबाइन में आवृत्ति बढ़ानी है तो मैं गति क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। आवृत्ति घटानी है तो गति क्या कर दूंगा? घटा दूंगा, क्योंकि दोनों क्या है? समानुपाती है। ठीक है। दूसरा, घूर्णन गति पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। यदि पोल की संख्या ज्यादा होती है तो गति क्या होती है? कम। पोल की संख्या कम होती है, गति ज्यादा। जब आप अल्टरनेट पढ़ोगे ना तो आप देखेंगे सिलेंड्रिकल में पोल कम होता है, गति क्या होती है? ज्यादा। सेलिएंट में पोल ज्यादा होता है तो गति क्या होती है? कम। तो गति है जो पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। गति पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, और गति है जो आवृत्ति के समानुपाती है। ये गति सदैव क्या रहती है? नियत। और इस स्टेटर को सप्लाई प्रदान करने पर 3 फेज वाइंडिंग उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस गति कहते हैं। NS बराबर 120 गुणा F बटा P। ये सूत्र सार्वभौमिक सूत्र, इसके ऊपर जितना आज तक सवाल पूछे गए हैं मेरे हिसाब से पूरी इलेक्ट्रिशियन में और कोई सूत्र है नहीं। अल्टरनेटर में केवल इसके ऊपर सवाल बनता है, और इधर मोटर में भी बनता ही है। तो ये बहुत ज्यादा काम का सूत्र है। क्या? गति? गति हमारा आरपीएम है। आरपीएम और आरपीएस में अंतर होता है ना। आरपीएम होता है, चाहे राउंड कह दो चाहे रिवोल्यूशन कह दो, रिवोल्यूशन पर मिनट ये आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर सेकंड आरपीएस है। आरपीएम को आरपीएस में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, गुणा नहीं करना है। आरपीएम है मिनट में, आरपीएस है सेकंड में। मिनट वाले को सेकंड वाले में बदलना है तो 60 का देना है भाग। क्यों देना है? 1 मिनट में कोई व्यक्ति 60 चक्कर लगा रहा है तो सेकंड में कितना लगेगा? 1, तो भाग दिया ना 60 का। वैसा मामला। ओके। सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति होती है, दूसरे नंबर हमारे पास गति आती है रोटर गति। रोटर गति क्या कहलाती है? NR। किससे कहूंगा रोटर की गति भाई? जिस गति से रोटर घूर्णन करता है उसे रोटर गति कहते हैं। रोटर घूर्णन करता है। मोटर गति किसे कहते हैं? मोटर गति, मोटर गति
मैं कहता हूं एक मोटर है जो इतने आरपीएम पर घूम रही है, तो वो गति एनएस है कि एनआर है? एनआर। इसे ही मोटर गति कहते हैं। इस गति का मान सदैव एनएस से कम होता है। यहां लिख दो एनआर गति का, एनआर का मान सदैव इधर अभी कुछ नहीं लिखना, मैं यहां पर करता हूं सिंक्रोनस गति के बारे में बात करूंगा, जो आपके बाद में आपको देखना है। सिंक्रोनस गति में एनआर बराबर एनएस। सिंक्रोनस गति का मतलब क्या है? रोटर की गति और चुंबकीय क्षेत्र की गति बराबर हो, तो एनआर बराबर क्या हो जाएगा? एनएस। मैं इधर इंडक्शन मोटर पढ़ाता जाऊंगा, सिंक्रोनस के अंदर क्या क्या कंडीशन बढ़ती जाएगी मैं साइड में लिखूंगा, साथ में नहीं लिखेंगे, साइड में रखना है, ठीक है? ओके। इसके बाद में एक आता हमारे पास स्लिप। स्लिप किसे कहते हैं भाई? सिंक्रोनस गति व रोटर गति के बीच अंतर। सिंक्रोनस गति व रोटर गति के बीच अंतर। बताइए स्लिप का सूत्र क्या है? एनएस माइनस एनआर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं सिंक्रोनस गति में जाऊंगा तो यहां स्लिप का मान क्या आएगा? स्लिप का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एनएस और एनआर दोनों क्या है? बराबर। मैं कंडीशन इसकी लिखूंगा, लेकिन यह भी पूछी जाती है। सिंक्रोनस गति में स्लिप क्या होती है? 0। क्यों होती है? एनएस और एनआर दोनों क्या होता है? बराबर। बराबर होता है तो एनएस और एनआर बराबर होगा तो माइनस करोगे क्या आएगा? 0। तीसरा आता है स्लिप अंश। तीसरा हमारे पास क्या था? स्लिप अंश। स्लिप अंश किसे कहते हैं? स्लिप गति व सिंक्रोनस गति का अनुपात। यही होता है कि नहीं होता है? स्लिप गति व सिंक्रोनस गति का अनुपात। तो ये हमारे पास आएगा स्लिप एस बराबर, स्लिप गति क्या है भाई? एनएस माइनस एनआर बटा क्या लिख दोगे भाई? एनएस। सही बात है। और सिंक्रोनस गति के बारे में करोगे तो हमारे पास स्लिप का मान, अंश का मान क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि एनएस माइनस एनआर बराबर क्या है? 0। ठीक है। एक होता है प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप का मतलब आपने जो भी स्लिप परसेंटेज में लिखोगे, यहां भले इधर तो ऐसे लिख दो, इधर आएगा आपके एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। ये तो स्लिप गुणा 100 लिखोगे तो प्रतिशत का निशान भी लिखना पड़ेगा। ये प्रतिशत स्लिप है। करो नोट। इसमें कंफ्यूजन वाला मामला नहीं ना कोई भी। केवल स्लिप क्या होता है? जैसे मान लो आप चल रहे हैं, आपका पैर फिसल गया तो आप कहेंगे स्लिप हो गया। पैर फिसलने वाला आपने पैर को जितनी गति दी उस गति से ज्यादा चला गया, तो गति के बीच अंतर क्या आया? स्लिप आया। जब सेम गति, जैसे मान लो पुली बेल्ट का संबंध है, जो पुली के ऊपर बेल्ट घूम रहा है तो सही से घूम रहा है, लेकिन उस गति से अलग वो कम गति से घुमा तो हम कहेंगे ये बेल्ट क्या हो गया? स्लिप हो गया। तो गति का अंतर ही क्या कहलाता है? स्लिप। पुली बेल्ट में स्लिप होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं, थोड़ा सा चिपकाते हैं ताकि पुली बेल्ट का संबंध बने, वैसा। और प्रतिशत स्लिप, प्रतिशत निकाल लो इसका। लिख दिया भाई। एक और बाकी रह गई इधर, और रोटर आवृत्ति। एस गुणा एफ। रोटर आवृत्ति क्या होती है? एस गुणा एफ। एफ हमारे पास कौन सी होती है? सप्लाई आवृत्ति। एफ हमारे पास कौन सी आवृत्ति कहलाती है भाई? सप्लाई आवृत्ति। स्टार्टिंग में अभी लगाऊंगा कंडीशन सारी, अभी स्टार्टिंग की कोई कंडीशन बताई नहीं। सूत्र ये हो गए पक्के, अभी स्टार्टिंग वाली सारी कंडीशन लिख देंगे। 1 सेकंड लगेगा।
हो गया भाई? ओके। प्रारंभ में, हेडिंग लिखो इसी में, प्रारंभ में, प्रारंभ में रोटर की गति क्या होगी आप बताइए मुझे। प्रारंभ में रोटर की गति जीरो, रोटर घूमने नहीं लगा, स्टार्टिंग रोटर घूमने लगा क्या, बाद में धीरे 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 रोटर घूमने लगा, तो प्रारंभ में रोटर क्या था, एक जगह स्थिर था, तो प्रारंभ में एनआर बराबर क्या है, जीरो। तो रोटर की गति क्या हो जाएगी भाई, एनआर, एनआर बराबर क्या हो गया, जीरो। अच्छा एनआर बराबर जीरो हो गया, तो आप मुझे बताइए स्लिप का मान क्या होगा। स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस बराबर कितना आया, एक। एक लिखूं या 100% लिखूं, बात एक ही होती है कि नहीं होती है। कोई संख्या चाहिए एक लिखो चाहे 100% लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ओके, प्रतिशत में करोगे 100%, 100% का मतलब क्या होता है 100 बटा 100, एक, ठीक है। तो ये तो हो गया। रोटर आवृत्ति क्या होगी, एफ आर बराबर क्या होता है भाई, एस गुणा एफ। एस का मान क्या है, एक गुणा एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, सप्लाई आवृत्ति के समान। किसके समान हो जाएगी, सप्लाई आवृत्ति के समान। यही पूछना चाह रहे थे। ओके, अब मैं स्लिप के बारे में, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। स्लिप का अधिकतम मान एक होता है जब हम फॉरवर्ड में रखते हैं, बैकवर्ड में अधिकतम मान हो जाता है 2, बैकवर्ड में जो है 2 माइनस एस होता है स्लिप, फॉरवर्ड में स्लिप को मानते हैं एस ही मानते हैं, लेकिन 2 माइनस एस आया कहां से है वो मैं भी लिखूंगा नहीं, जब मैं पढ़ूंगा ना कि इसका ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड, तब मैं करूंगा। एस ऋणात्मक भी होगा तो कब होगा, और एस का मान एक से ज्यादा होगा तो कब होगा। मोटर में एस का मान 0 से 1 के बीच में, एस आपने भी जितना पढ़ा वो बहुत है। उसके बाद एस का ग्राफ बनता पूरा भाई, आता नहीं आता, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड एंड ब्रेकिंग मोड, तीन पढ़ेंगे। अभी तक हिसाब से एकदम ओके। टॉर्क के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम नाम ही नहीं लिया, हम अभी चर्चा कर ही नहीं रहे, करेंगे। मैं टॉर्क का गति अभिलक्षण पढ़ूंगा तो टॉर्क के साथ बनता है तो मैं पढ़ूंगा, मैंने कहा मिक्स नहीं करेंगे अभी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कुछ मिक्स नहीं करना। आज हमने पढ़े हैं जो गति के सूत्र, और गति के सूत्र पर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कट टू कट करेंगे, ताकि कंफ्यूजन कहीं भी पैदा नहीं करेंगे। कंफ्यूजन नहीं करना, कहीं भी कंफ्यूजन कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है, कट टू कट चलना है। आज पढ़ने के साथ में एक भी शब्द ऐसा नहीं आएगा, मतलब है नहीं जो आपको पढ़ने नहीं पड़े, वो सारे सारे इसके अंदर इनबिल्ट है, सबके सवाल करेंगे। अभी मैं टॉर्क बताऊंगा तो टॉर्क का सूत्र नहीं बताया, सूत्र बिना टॉर्क क्या रहेगा, अधूरा, फिर वो अभिलक्षण नहीं बनेगा, ये मामला। लिख लिया भाई, ओके। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसका सार ये है, और सूत्र में लिख देता हूं सार। पहला तो हमारे पास सार ये है, एन एस बराबर क्या होता है भाई, 120 गुणा एफ बटा पी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो स्लिप है उसका मान होता है एन एस माइनस एन आर। तीसरा हमने ये पढ़ा है कि स्लिप अंश का मान होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। चौथा हमने ये पढ़ा है कि प्रतिशत स्लिप को बारे में बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणा 100, यही आएगा। और पांचों हमने ये पढ़ा है कि रोटर की आवृत्ति है जो स्लिप गुणा सप्लाई आवृत्ति है। इसके अलावा कुछ पढ़ा क्या, यही सार है कि नहीं है जो पढ़ा हमने। अब सवाल लगा दो भाई, यही सार है, इसी से सारे सवाल होंगे जो हमने पूरा पढ़ा, उसका सार तो यही है। लगा दो, लगा दो। आप या तो फेयर कॉपी में कर लो या रफ कॉपी निकाल लो, रफ पन्ना निकाल लो, जिसमें आप फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करो। खुद से कोशिश करो, आपसे हो जाएगा, इसमें कोई भी टफ भाग है ही नहीं, सारा आपसे अभी हो जाएगा। बस रफ कॉपी रफ पन्ना निकाल लो, रफ पन्ना जिसके पास नहीं है वो पीछे वाला भाग से निकाल लो भाई, और रफ पन्ने में साइड में ये सूत्र लिख लो खुद ही। इनके अलावा हम किसी सूत्र पर चर्चा करेंगे ही नहीं, इनके अलावा होती है कंडीशन है। पीछे कॉपी में से 2 पन्ने निकाल लो, बीच में से कहीं से ये रफ पन्ना निकालो, कैसे भी निकालो। रफ पन्ना जरूरी है, बिना रफ पन्ना क्या तुम कोशिश नहीं करोगे, आपसे आधे से ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, कहेंगे नोट्स खराब हो जाएंगे, और बिना कोशिश के इसमें कुछ नहीं होता। ये देख कर नहीं लिखो, खुद ही लिख लो, जाटको वहां देख लो, सूत्र पढ़े, सूत्र ये होने चाहिए। इन सूत्र के अलावा कुछ नहीं है, सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लेकिन लफड़ा है कि सूत्र ही हमें नहीं आए। न्यूमेरिकल का क्या दोष, सूत्र नहीं आए तो न्यूमेरिकल का क्या दोष।
हो गया भाई, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं लगेगा। अब हम एक एक सवाल को आराम से देखते हैं। देखो पहला जैसे सवाल आपके सामने आया, आप ऐसे समझो कि ये सवाल हमारे पास क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली आपूर्ति से संचालित होती। इस स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन करता है? हाँ, बड़ा बात नहीं है, तो छोटा सा मामला है, ज्ञात करो भाई सभी। हमें पूछा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन करता है, और चुंबकीय क्षेत्र की गति को हमने क्या बोल रखा है, एनएस। क्या बोला है? एनएस। एनएस बराबर क्या आएगा? 120 गुणा एफ बटा पी। सभी विद्यार्थी खुद सोल्व करें भाई, खुद से सोल्व करो। जिसके उत्तर नहीं आए वो हाथ खड़े कर देना, समझाने का काम मेरा है। ये भाग वापस कभी नहीं आएगा, ये आ गया वो खत्म हो गया, मान लो है कि नहीं। कोई है जिसके भी नहीं उत्तर आए तो वो बता देना भाई इसके नहीं आ रहे। किस किस के नहीं आए भाई? आपके नहीं आए, और किसके नहीं? आपके नहीं आए। और हाथ खड़े कर दो, इसमें कोई शर्म वाली मामला नहीं है। जो आप बैठो ना, जहां बैठो उसके पीछे वाली सीट पे जाके बैठो, उनके साथ बैठो, उनसे पूछो कैसे हुआ। पीछे वाली सीट पे जाके बैठो मतलब क्या होता है? मतलब आपको अपनी सीट से उठना है, पीछे वाली से बैठना है, जाके उनके पास बैठो, पूछो कैसे हुआ। क्या पता मेरा वाला लॉजिक समझ नहीं, उनका लॉजिक समझा दे। ओ मिस्टर इंडिया, खड़ो, पीछे बैठ, पूछो ना। अब इंडिविजुअल एक एक बैठे हो तो पूछना तो पड़ेगा, मैं भी समझाऊंगा आपको। और कोई है जिसके नहीं आए वो बता दो। आपको शंका नहीं करना, आपने पूरी फीस जमा कराई, मैंने पूरी ली है, तो इसलिए आप अभी पहले सवाल में नहीं बताएंगे तो दूसरे तीसरे चौथे में और दिक्कत आएगी। दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सारे सवाल आराम से हो जाना चाहिए, स्मूथली, सब बच्चों से होना चाहिए। सबसे पहले देखो कि आपको इस सवाल में पूछा क्या है, तो पूछा स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन करेगा। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? एनएस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। यही था, क्योंकि आपने जब पढ़ा था तो यही आपने लिखा कि हमारे पास स्टेटर का चुंबकीय, स्टेटर जो सप्लाई प्रदान करोगे जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति होगी, इस गति को क्या कहेंगे? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या है? 120 गुणा एफ बटा पी। ठीक है भाई, 120 गुणा एफ बटा पी है, आ गया। अब आप बताओ कि ये सूत्र तो आपको दिख रहा है, 120 की जगह 120 ही लिखना। एफ क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति कितनी है? 50 लिख दिया आपने। ओके, पोल कितने हैं? पोल कितने हैं भाई? 4। 4 लिख दिए। 4 का दोगे भाग, भाग दिया तो कितनी बार गया? 3। 30। 30 गुणा 50 कितना हो गया भाई? 1500। बताओ इसमें कोई तकलीफ है क्या? अब ठीक है। अब यहां पर आपको क्या है कि थोड़े टाइम बाद में आदत हो जाएगी। आप यही कहेंगे कि यदि आवृत्ति हमारे पास 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति में फिक्स कर देता हूं। जैसे ही मैं पोल की संख्या 2 करूंगा तो गति कितनी हो जाएगी? 1500 नहीं 3000। 3000। और पोल की संख्या 3 करूंगा तो गति कितनी हो जाएगी? 4। हाँ, पोल 2 के गुणित कर देते, 4 कर देते, कितनी आ जाएगी भाई? 1500। ठीक है। पोल की गति 6 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? मतलब पोल 6 करें 1000। पोल 8 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 750। और ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, कभी पोल की संख्या बदलते हैं। आवर्ती सामान्यतः 50 हर्ट्ज रहते हैं, कुछ एक केस में क्या ले लेते हैं? 60 हर्ट्ज, वो देख लेना होता है। तो आपका आंसर इसका कितना आ गया भाई? 1500 आरपीएम। और यदि आपको समझ में आ गया तो फेयर में भी लिखने की आवश्यकता है नहीं, मत लिखो, आप रफ में लिखाओ। रफ में आपको समझ में आ जाना चाहिए, रफ में खुद से होना चाहिए। फेयर में लिखने वाला काम आप खुद ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिससे हो गया वो क्यों लिखेगा वापस फेयर में? मेरे हिसाब से तो दूसरा सवाल है, खुद करो। ट्रांसफार्मर का जो आपने टेस्ट लिया था वह ऑनलाइन हमारे पास नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? तो तेरे खुद के कोर्स जुड़ा हुआ है, कुछ भी मिस्टेक हो तो बताया कर उसको, है? आगे पीडीएफ आगे क्यों कर रहे हैं वो? 6। देखो भाई, सबसे पहली बात है तुल्यकालिक गति बताइए, तो क्या कौन सी गति बताइए? एनएस। एनएस बराबर कितना आरपीएम है? 1000। आवृत्ति कितनी दी है इन्होंने? 50। और पूछा क्या है? पोल कितना है। तो आप बताओ कि हमारे पास एनएस बराबर क्या है? तो आप कहेंगे 120 गुणा एफ बटा पी। ये है कि नहीं है? तो बताइए पी बराबर क्या है? 120 गुणा एफ बटा एनएस आ जाएगा। 3 से गुणा करोगे तो पी ऊपर चला जाएगा, एनएस कहाँ गया? नीचे। तो 120 की जगह तो 120 लिख दिया। एफ कितना है भाई? 50। गति कितनी दी हुई है? 1000। 0 0 0 0 12 पंजे 60, 60 में 10 का भाग दिया, कितना आया भाई? 6। और अभी अभी हमने लिखा ही था कि यदि हमारे पास पोल 6 है तो गति कितनी होगी? 1000।
और जब आवृत्ति कितनी है 50, और आवृत्ति इसमें 50 ही थी, जब गति हमारे पास 1000 पोल कितने हैं 6 पोल, यदि 4 होते तो गति कितनी होती भाई 1500। बहुत बढ़िया बात है। पोल यदि हमारे पास 12 होते तो गति कितनी होती है 500। पोल 10 होते तो कितनी होती है, यही होता ना भाई, चेक कर लो, यही गति मिलेगी। अगला सवाल करो आराम से। देखो भाई, हमारे पास है, इतना बड़ा मामला ही नहीं, 97% तुल्यकालिक गति है, तो स्लिप हमारे पास कितना हो गया भाई 3%। तो 97% तुल्यकालिक गति है तो स्लिप कितना परसेंट है, इतना सही सवाल ही है कि आपकी तुल्यकालिक गति कितना परसेंट है 97, यानी पूरी 100% तो नहीं है, अंतर कितना परसेंट का है 3%। स्लिप का मान 3% का मतलब क्या हो गया भाई 3/100, 3/100 का मतलब 0.03, 0.03 आपका कौन सा है बी। तो ये सवाल कोई सूत्र से थोड़ी है, ये तो मैथमेटिक्स दिमाग से है, सूत्र कहां लगाना है। सूत्र कौन सा लगेगा, तो सूत्र कह रहा है कि हमारे पास 97% तुल्यकालिक गति से चलती प्रेरण मोटर, ये कहा नहीं कहा। अब सूत्र लगाते हैं, प्रेरण मोटर की गति कह दो या रोटर की गति, एक ही बात है, मोटर की गति कहो या रोटर की गति, ये किस गति से चलेगा 97% तुल्यकालिक गति, यानी कि हमारे पास एनएस का कितना परसेंट है भाई 97, तो 97/100 परसेंट। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि रोटर की गति है तो सिंक्रोनस गति की कितना परसेंट है 97%। तो मैं ये भी लिख दूं कि एनआर बराबर 0.97 गुणा एनएस। निकालना क्या है मुझे, स्लिप एस का मान, तो निकालो एस बराबर क्या होता है एनएस माइनस एनआर बटा क्या होगा भाई एनएस। तो बताओ एनएस तो एनएस लिख दिया, एनआर की जगह क्या लिखोगे 0.97 एनएस बटा क्या लिखोगे भाई एनएस। अब ये तो सोल्व कर लोगे, क्या आएगा 0.03, अरे एनएस तो कट जाएगा सारा, एक में से 0.97 घटोगे 0.03 आएगा कि नहीं आएगा। पर्सन ने ये लाइन बोली है कि रोटर की गति है जो सिंक्रोनस गति की कितना परसेंट है 97, और हम कहते हैं जब तुल्यकालिक गति 97% है तो स्लिप है कितना परसेंट 3% स्लिप हुआ, और 3% है तो कितना हुआ 0.03, सीधा निकालो और ऐसा करो, ये कर लो। मैंने कोई सूत्र भी दूसरा लगाया नहीं, वही सूत्र लगे जो आपने पढ़ा है। इसने पर्सन की भाषा थोड़ी ध्यान से दी है, बाकी सीधा सीधा मामला हो गया, ठीक है। इतना कुछ नहीं निकालना होता, आपको जब कह दिया 97% तुल्यकालिक गति है तो स्लिप हुआ कितना 3, जो बचेगा वही तो स्लिप है। जब तुल्यकालिक गति 97% तो स्लिप है कितना परसेंट 3% से निकल गया उत्तर। टोटल सिंक्रोनस गति कितना परसेंट होती है 100, और ये किस गति से घूम रहा है 97, अंतर कितना परसेंट है 3% का मतलब 0.03। इतना ही करना होता है, करना इतना ही होता है। जब आप कहते हो ये कोई सूत्र में नहीं है, तो ये मैं कहता हूं सूत्र में है, ऐसा नहीं सूत्र में नहीं है तो सूत्र में। अगला भाई, हाँ अब ये पल्स से पथांतर पूछा है, यानी बेक स्लिप का मान पूछा है। तो मैं अभी आपको एक चीज ही बता दूंगा, बाकी चीजें नहीं बताऊंगा। इतना सा सूत्र लिख लेना है, बेक स्लिप का मान होता है 2 - s। इतना सा लिख लो सूत्र। क्यों आता है बेक स्लिप 2 - s, ये अभी नहीं बताऊंगा मैं। ये बेक स्लिप आएगा जब आप उल्टा घुमाओगे, उल्टा घुमाने से क्या होगा ब्रेक लगेगा, तो ब्रेकिंग कंडीशन। मैं ब्रेकिंग अभी पढ़ाया नहीं भाई। बेक स्लिप का सूत्र लिख दो 2 - s। स्लिप ने पूछा, बेक स्लिप पूछा है, पल्स पथांतर करो, एस निकाल लो,
फिर आप बात सही है, लेकिन मैं अभी प्लस कराऊंगा नहीं। वहां इसलिए आता है, मैंने एक लाइन बोली थी, उसको उल्टा घुमाते हैं। उल्टा घुमाते हैं तो चिन्ह क्या आएगा? नेगेटिव। फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। टू बनता ही उस कारण है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी लाएंगे नहीं। मैंने आपको इतना कहा ब्रेक के कारण है उल्टा घुमाना, ये तो मैंने बोला ही है, लेकिन आप अपने तरीके से करो। आप दो चार दिमाग साथ मत लगो, सिंपल सिंपल करो। बेक स्लिप का मतलब 2 - s होता है। ये होता क्या है, ये कल यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट आएगा तो बताएंगे उसमें क्या हुआ। डी बी। देखो भाई, सबसे पहले याद कर लेते हैं एनएस का मान। एनएस बराबर क्या हुआ? 120 गुणा एफ बटा पी। यही है कि नहीं भाई? बताइए, एनएस 120, आवृत्ति कितनी है? 50, पोल कितने हैं? 4, बराबर कितना आरपीएम आया है? 1500। ये एनएस है। एनआर हमें ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा है? 1350 आरपीएम। आप मुझे बता दो स्लिप का मान क्या आएगा? तो आप कहेंगे स्लिप होगा एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। एनएस कितना है? 1500 माइनस 1350 बटा 1500 बराबर 0.1 आएगा क्या? ये 150 में 1500 को भाग दोगे तो 1/10, 0.1। एस का मान 0.1 आया तो बेक स्लिप क्या हो जाएगा? 2 - 0.1 बराबर क्या हो जाएगा? 1.9। एस तो निकालना पड़ेगा ना, बिना एस निकाले कैसे होगा? ओके भाई, अगला हमारे पास है, ये लो। चुंबकीय क्षेत्र में रोटर के बीच तुलनात्मक गति। तुलनात्मक गति का मतलब गति में अंतर। तुलनात्मक गति का मतलब क्या हो गया? गति में अंतर। गति में अंतर मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की गति कौन सी होती है? एनएस। रोटर की गति कौन सी है? एनआर। तो आपको एनएस माइनस एनआर पूछा है। ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? अब तो आप निकाल लो। नौ सौ 70 क्यों आएगा? 30 आएगा। एनएस माइनस एनआर निकालना है। तुलनात्मक गति पूछी है, एनआर थोड़ी पूछी है। करो। अरे भाई, स्लिप आपको दिया हुआ क्या? स्लिप दी हुई है, आवृत्ति दी हुई, पोल दी हुई है। सबसे पहले क्या ज्ञात कर लो? एनएस। एनएस तो आराम से ज्ञात हो जाएगा, 120 गुणा एफ बटा पी। तो बताइए कितना हो जाएगा भाई? 120 गुणा एफ कितना है? 50, पी कितना है? 6, बराबर कितना है? 1000। सही बात? ओके। दूसरा मामला है, स्लिप का सूत्र क्या है? एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। इतना ही है स्लिप का सूत्र, मतलब टोटल स्लिप अंश का एस जो दिया जाए। हमें पूछा क्या है? एनएस माइनस एनआर। पूछा कि नहीं पूछा? एनएस आपके पास है कि नहीं है? है। स्लिप का मान आपके पास है कि नहीं है? है। तो याद कर लो एनएस माइनस एनआर। अरे 970 एनआर आया है। एनआर किसने पूछा आपको? यही तो नहीं देख रहे हो। अब देखो, एस इधर ले जाता हूं, गुणा एनएस ले जाता हूं, बराबर इधर मैं लिख देता हूं एनएस माइनस एनआर। एस का मान बताओ कितना है? 3%। 3/100 गुणा एनएस का मान कितना है भाई? 1000, बराबर क्या है? एनएस माइनस एनआर। 2 0 से 2 0 काट दिया तो मुझे बताओ एनएस माइनस एनआर कितना आया? 30। एक तरीका। दूसरा तरीका इधर देखो, जो एनएस आया ना 1000, तो इस 1000 का 3% ज्ञात करो, कितना आएगा? इसका क्यों ज्ञात किया? क्योंकि हमेशा हम जो प्रतिशत स्लिप लेते हैं, तो आपने कहा स्लिप गति तथा सिंक्रोनस गति का अनुपात है, तो वो किसकी गति पर लिया जाता है? सिंक्रोनस पर। सिंक्रोनस का सीधा 3% करो, कितना आया? 30।
अब वो सूत्र वही है, सवाल अलग अलग से घुमाएगा, सूत्र चेंज थोड़ी होगा। सूत्र हम कहाँ नया लगा रहे हैं, एक भी बता दो सूत्र तो नया लगा है, सवाल तो अलग अलग तरीके से घुमाएगा ना अगला, उसकी मर्जी है। 970 को एनआर बोलेंगे। एनआर कौन सी गति है, रोटर गति। यार रोटर गति का तो मोटर गति का तो हमें पूछा चुंबकीय क्षेत्र रोटर के बीच तुलनात्मक गति यानी गति का अंतर पूछा है, केवल रोटर की गति पूछे, यही से आप रोटर की गति निकालो, निकल जाएगी, कितना आएगा 970। लेकिन रोटर की गति हमें किसी ने पूछी नहीं है, ये तो ऑप्शन दिए हैं आपको। रोटर की गति क्या है 970 आरपीएम, 1000 सिंक्रोनस गति है, 30 स्लिप है, रोटर की गति क्या आ जाएगी 970 आएगा। अगला भाई सवाल, सर थ्योरी कब करोगे, थ्योरी करवा रहा हूं, आप ये समझ लो न्यूमेरिकल भी इसी के हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में आज हम पढ़ रहे हैं गति के बारे में संबंध, कल हम पढ़ेंगे रोटर के बारे में संबंध, परसों हम पढ़ेंगे किसको नियंत्रण कैसे करते हैं या दोष कैसे होते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सारे वही तो पढ़ना है। 3 या 4 दिन लगेगा, चारों दिन अलग अलग खंड चलेगा। कि तो क्या आया 4 आया, आ जाएगा 4, कोई मुश्किल है ही नहीं मामला। एनएस कितना आया 1000, एनआर कितना है 960, हो जाएगा उत्तर 4 ही आएगा। तो सबसे पहले आप प्रतिशत स्लिप निकालना, तो प्रतिशत स्लिप का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रतिशत स्लिप होता है हमारे पास एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुणा 100। तो ये हमारे पास जो 960 दिया हुआ ना, ये किसकी गति है भाई, मोटर की गति, वो मोटर की गति हमारे पास क्या कहलाती है एनआर। तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा पहले एनएस, बताओ एनएस कितना है, तो 120 गुणा एफ, आवृत्ति कितनी है 50 बटा पोल कितना है 6, बराबर कितना आ गया भाई 1000 आरपीएम। तो प्रतिशत स्लिप आ गया, तो प्रतिशत स्लिप कितना आएगा 1000 माइनस 960 बटा 1000 गुणा 100, 0 इससे कैंसिल, 40 बटा 10 कितना परसेंट आया भाई 4% आया, 4% होगा। ओके अगला करो भाई सवाल। अभी जो पहले सवाल जो ज्ञात किया था वही है, सेम का सेम ही सवाल है, सवाल थोड़ी बदला कुछ भी। अगला करो, रोटर की ईएमएफ की आवृत्ति, और रोटर की आवृत्ति का सूत्र क्या होता है एफ आर बराबर एस गुणा एफ। तो सबसे पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा, एस का एफ हमारे पास पड़ा है, एस ज्ञात कर लो। एस तो ज्ञात करना आता है, एस बराबर एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, तो एनएस ज्ञात करना आता है, हो जाएगा आपको सवाल। पेपर लेके था, एक पॉइंट 5 आया, 1.5 किस किस का आया, कितने जनों गया, तुम्हारा नहीं आया। आप सिंपल है, जिसके भी नहीं आया आपको देखो कि सबसे पहले सूत्र है गुणक की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र ये लगेगा। इस सूत्र को ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए एस, और एस के सूत्र में क्या आता है एनएस, तो आप सबसे पहले ज्ञात कर लो एनएस। बताइए एनएस क्या आएगा 120 गुणा एफ, आवृत्ति कितनी है 50 बटा पी, पोल कितने हैं 4, बराबर कितना आया भाई 1500। ठीक है, एस का मान ज्ञात कर लेते हैं, एस बराबर क्या है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। एनएस कितना है 1500, एनआर कितना है 1455, दिया हुआ ना भाई 1455 बटा 1500, बराबर कितना आया भाई 45 बटा 1500, 3 बटा 100। एस का मान कितना आया 3 बटा 100। आपको ज्ञात क्या करना है एफ आर, एस की जगह आपने लिख दिया 3 बटा 100, आवृत्ति कितनी है 50, काट दिया तो कितनी बार है 2 बार, 3 में 2 का भाग दिया कितना आया 1.5।
हो गई, ठीक है। एक सवाल मैं देता हूं बीच में ही। 60 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिप है हमारे पास 4%, रोटर की गति ज्ञात करो। है 1728 आया। सबसे पहले तो आप निकालो एनएस। एनएस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। सही बात है भाई। 120 गुणा एफ कितना है 60 और पी कितना है 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई 1800। तो गति कितनी आरपीएम आ गई 1800। अब इसने लिखा स्लिप 4% है, तो मैं एक तो स्लिप गति डायरेक्ट याद कर सकता हूं। तो एक तो मेरा मेथड ये कहता है, फर्स्ट मेथड, कि मैं निकाल दूं स्लिप गति। स्लिप गति कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 1800 आरपीएम है और उसका कितना परसेंट है 4%। 4% कर दिया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर कितना आरपीएम आया भाई 72 आरपीएम है। तो हमारे पास स्लिप गति होती है, तो वो क्या होती है भाई, स्लिप गति कैसे कहते हैं, एनएस माइनस एनआर। और ये हमारे पास है 72, एनएस का मान कितना है 1800, तो एनआर ज्ञात करना है। तो बता दो एनआर कितना आएगा, 1800 में 72 घटाओगे तो कितना आएगा 1728। एक ये आ जाएगा 1728 आरपीएम। एक, अरे इतना कहां जा रहे हो तुम 1.5 घंटे में। दूसरा, मैं आपको एक लॉजिक के साथ चीज बताता हूं, उसको ध्यान से देखना और वो बाद में काम भी लेना, आपको कहीं पर काम आएगा। सूत्र कोई नया नहीं लिख रहा हूं, सूत्र में उसी को लिख रहा हूं, तोड़ जोड़ कर रहा हूं मैं। तो एस बराबर क्या होता है, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। गड़बड़ तो नहीं लिखा भाई, सही से लिखा, ठीक है ओके। अब एनएस इधर चला गया तो एस गुणा एनएस कर दूं नहीं कर दूं भाई, बराबर एनएस माइनस एनआर। गड़बड़ तो नहीं लिखा, सही सही है। एनआर इधर ले और ये उधर ले जाऊं तो एनआर बराबर क्या आएगा, एनएस माइनस एस गुणा एनएस। कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। एनआर बराबर क्या हुआ, एनआर बराबर हुआ, यदि आप एनएस कॉमन लेते हो तो पीछे यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा एस, गुणा क्या आएगा भाई एनएस। ये सूत्र बहुत काम का हुआ, क्योंकि जब आप मोटर की गति को नियंत्रण करोगे तो मोटर की गति का मतलब ही रोटर की गति है। गति को नियंत्रण करना है तो एनआर करना है, निर्भर इन चीजों पर करेगा कि नहीं करेगा, तब भी तो सूत्र आएगा यही। और ये सूत्र कोई नया थोड़ी है, इसी से आया है। तो हम ध्यान रखते हैं एनआर बराबर 1 माइनस एस गुणा एनएस। यदि ये हमारे पास होता है तो हम अगला ये लगा सकते हैं इसमें कि एनआर बराबर 1 माइनस एस। एस कितना है 4% है ना, 4/100 करने का मतलब 0.04 इंटू एनएस कितना है 1800, तो ये आएगा 0.96 गुणा 1800 बराबर 1728। ये भी एक तरीका होता है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कौन से तरीके होते हैं। और ये सूत्र बहुत कायदे का सूत्र है, आगे काम आएगा जब मोटर की गति को नियंत्रण करोगे, तो इसी के द्वारा होगी। मोटर की गति मतलब रोटर की गति, ये भी लिख लेना, वो लिख लेना भाई। कैसे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, हमने कन्वर्ट करने के स्टेप लिखे हैं।
वही तो मामला है। 1800 इंटू 96% है 0.96। जो आपने बोला वो यही घटा। आपने क्या क्या बोला वापस बोलो कि सर 4% स्लिप है तो 100 में से 4 घटा दोगे तो कितने परसेंट 96 में, तो 1 में से एस घटोगे, वही मामला है। तो वही तो है, ये सीधा सूत्र यही तो कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल लाइव बैच कब आएगा? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल लाइव बैच अभी आएगा नहीं नया, क्योंकि रेलवे वाले पहले ग्रुप डी का एग्जाम ले नहीं रहे। जब तक ग्रुप डी नहीं ले रहे हैं लोको लेंगे नहीं। ऐसा लोको वालों को लोको का लग भी नहीं रहा अभी कहीं आसपास ही, कि पहले तो ग्रुप डी लेंगे फिर लोको लेंगे, फिर लोको लेने के बाद में मेंस आएगा, तो उस हिसाब से आता है। तो एक बार ग्रुप डी का मामला क्लियर हो जाए पता तो चले आगे होना क्या है। आगे सभी लेके आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है? अब 2 सवाल और हैं जो आपकी नीमी किताब के सवाल हैं, जो लगभग आपको सब कुछ सोल्व करवा देंगे इसमें। एक ये है, दूसरा अगला वाला है, करो। इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड का एग्जाम कब तक होगा? बाद में होगा। अभी पहले एग्जाम होगा ग्रुप डी का, फिर आगे आएगा एग्जाम बाकी का, तो फिर एलपी, फिर टेक्नीशियन। ने मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी भाई। हो गया। सबसे पहला हम करते हैं ए हमारे पास क्या ज्ञात करवाता है? एनएस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी, ठीक है। बराबर कितना आएगा भाई? तो आप कहेंगे 120 गुणा एफ कितना है 50 बटा कितना है 4, बराबर कितनी गति आई 1500। बी दूसरा क्या कह रहा है भाई कि हमारे पास ये स्लिप का मान है, रोटर की गति ज्ञात करो। तो मैं कहूंगा अभी मैंने बताया रोटर की गति क्या है 1 माइनस एस गुणा एनएस। तो बता दो भाई, तो 1 माइनस एस का मान कितना 4% है ना, तो 0.04 इंटू एन एस कितना है 1500, तो 0.96 गुणा 1500 कितना आएगा 1440 आरपीएम आया। तीसरा है हमारे पास रोटर की आवृत्ति क्या है एफ आर बराबर क्या है एस गुणा एफ, तो 0.04 तो ये है ही गुणा एफ कितना है 50 को 4 से गुणा किया कितना है भाई 200 यानी 2, तो हमारे पास एफ आर आया 2 हर्ट्ज। हो गया भाई, 3 सवाल पूछा, तीनों दे दिया। अगले में 6 पूछा है, 6 आपको करना है, फिर खत्म हो जाएगा मामला। दो सौ हर्ट्ज नहीं है 2 हर्ट्ज है, 4% है तो 0.04 लिखा जाता है, स्लिप अंश है। एस क्या स्लिप अंश है, प्रतिशत नहीं लिखना, 4 इंटू 50 200 मत करना, 0.04 लिखा जाता है। हाँ ये है 6 सवाल इसमें, ये करो आप। आप सभी सवाल याद करो। मास्टर 3 पेज कब पढ़े आपने? आज ही तो पढ़ा रहा हूँ 3 पेज, आज ही पढ़ा, आज ही सवाल करा रहा हूँ। कल के वीडियो से आज की क्लास को कल वाली से कोई लेना देना था क्या? आज का सीधा सीधा है सूत्रों पर काम।
ऑनलाइन मैडम रिप्लाई देता रहा हूँ और क्या तुम भाई, सारे तो दिए मैंने। आज क्लास सुबह 7 बजे से शुरू हुई, कल क्लास नहीं थी। कर लो भाई सभी। थ्री फेज मोटर नहीं हुई, थ्री फेज मोटर आज ही शुरू की है, पहले कहां से हो गई? तुम हो गए हो डफा चूक, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? आज थ्री फेज शुरू की है, थ्री फेज चलेगी 4 दिन। आज हमने ये पढ़ा, कल हमने और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम रोटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि पिंजरा प्रारूपी कौन सा होता है, स्लिप रिंग कौन सा होता है, कोगिंग दोष क्या होता है, क्राउलिंग दोष क्या होता है, और इचिंग दोष क्या होता है, दोष का निवारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको स्टार्ट करने की विधियां पढ़ेंगे, फिर हम कंट्रोल करने की विधियां पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे टॉर्क और हानियां, पीएम आता है ना भाई, मैकेनिकल पावर लॉस क्या होगा, आपके पास रोटर में एयर गैप में क्या पावर लॉस होगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, उनका अनुपात आएगा। कॉन्सेप्ट सारा इसी में था। हाँ भाई, एक 400 वोल्ट 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज गिलेरी पिंजरा मोटर की फुल लोड पर रेटेड स्पीड 720 आरपीएम है, तो ज्ञात करें। ये सारी कंडीशन है जो ज्ञात करने को आपको पूछा गया है। सबसे पहली बात पूछिए सिंक्रोनस स्पीड क्या है, तो ज्ञात कर लेंगे भाई। तो आप बताओ सूत्र क्या होता है भाई, एनएस बराबर 120 गुणा एफ कितना है 50 इंटू पोल कितना है 8 बराबर कितना आ गया 750 आरपीएम। बात की ठीक है। रेटेड लोड पर रोटर स्लिप, रेटेड लोड मतलब यही हुआ, यानी एनआर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, कितना दिया है 720 आरपीएम, और हमें पूछा है स्लिप पूछा है, और प्रतिशत स्लिप अलग पूछा है। तो मैं कहता हूं भाई बी में तो इसने कहा भाई हमें केवल स्लिप बताओ। स्लिप है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, तो एनएस कितना है 750 माइनस एनआर 720 बटा 750, 30 से काटा तो हमारे पास क्या है 1/25, 1/25, 1/25 हमारे पास यह है 0.04। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमें प्रतिशत स्लिप बताओ, प्रतिशत स्लिप है तो 0.04 गुणा क्या कर दो 100, तो बराबर कितना परसेंट आ गया भाई 4% आ गया। सी ऑप्शन मतलब सी परसेंट हो गया। स्टार्टिंग के समय क्षणिक प्रतिशत स्लिप बताओ, ये भी बता देंगे। डी स्टार्टिंग के समय क्या खेल था, स्टार्टिंग समय एनआर क्या था हमारे पास 0, स्टार्टिंग के समय एनआर क्या है, एनआर 0 है, तो पूछा क्या स्लिप, स्लिप का मान कितना परसेंट आएगा 100, या तो 100% लिख दो, यहां क्या लिख दो 1, या तो मान लिख दो 1, यहां कितना परसेंट आएगा 100, क्योंकि एनआर हमारे पास क्या हो गया 0। ठीक है, ठीक है। रेटेड लोड पर रोटर की आवृत्ति बताओ, रेटेड लोड पर रोटर की आवृत्ति क्या हो जाएगी भाई, एफ आर बराबर एस गुणा एफ, एस का मान 0.04, एफ का मान कितना 50 बराबर 2 हर्ट्ज आया कि नहीं आया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। एफ सवाल क्या है पूछे, स्टार्टिंग के समय क्षणिक रोटर आवृत्ति बताओ, स्टार्टिंग के समय रोटर आवृत्ति एफ आर बराबर एस गुणा एफ, तो एस का मान कितना है 1, एफ का मान 50, क्योंकि स्टार्टिंग के समय कंडीशन तो यही लग रही है, स्लिप कितना परसेंट है 100%, स्टार्टिंग समय एस का मान होता है 1, तो बराबर कितना हट जाएगा 50। बताओ कहीं गड़बड़ हुआ क्या, ये बस इनमें से कहीं गड़बड़ होगा नहीं आपके। ये है आपके सवाल, आप जिनको भी कम समझ में आया है तो और सवाल को ट्राई करना, रामायण बुक से करना, फिर आपके और कोई सवाल डाउट है तो डाउट सवाल ले आना, लेकिन सवाल इससे हो जाएंगे, इसके अन्य कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके ऊपर वापस जो न्यूमेरिकल आगे आएंगे वो आएंगे हमारे पास रोटर के अंदर हमने कितनी पावर दी है, रोटर में हानि कितनी हुई है, मैकेनिकल लॉस कितना हुआ है, तो वो हम उसके बारे में संबंध याद करेंगे। जैसे मान लो पीएम पीजी और वो टॉर्क जब पढ़ेंगे ना तब याद करेंगे साथ में, तो वो लास्ट क्लास में करेंगे। अभी आपका बेसिक हो गई है, कल के बेसिक में हम पढ़ेंगे रोटर के प्रकार, रोटर कौन से प्रकार के होते हैं, एक होता है गिलेरी पिंजरा प्रारूपी, एक होता है स्लिप रिंग, फिर उसके बारे में देखेंगे इनमें दोष कौन सा होता है, कोगिंग क्राउलिंग और इचिंग, जिसे जोगिंग भी कहते हैं, तो उन दोष के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे ताकि खंड वाइज पढ़ेंगे, कल ये भी पढ़ेंगे कौन सा भाग किसका बना हुआ होता है, सारे पार्ट्स तो कल ही पढ़ने सारे, तो पार्ट सारे कल पढ़ेंगे, ये मामला है। नहीं रुको ना, अभी कहाँ है, इतना क्यों जल्दबाजी कर रहा है। अब कोई सवाल है पूछ लो, सर स्लिप तो एनएस माइनस एनआर ही होती है ना, स्लिप अंश और स्लिप में डाउट हो गया। नहीं, स्लिप यदि आरपीएम में दी जाए, स्लिप यदि आरपीएम में दी जाए तो एनएस माइनस एनआर, स्लिप यदि आरपीएम में नहीं देखे प्रतिशत में वैल्यू में लिखे है तो एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, उसे स्लिप अंश कह देते हैं। वो तो देखना पड़ेगा ना, जब स्लिप आपको आरपीएम में दी है किस में दी है। बी में कुछ नहीं, बी तो सीधा सीधा ना सवाल। अब बताओ भाई कोई भी सवाल आपका है तो डाउट है तो नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा 20 सितंबर के बाद, 15 सितंबर बात उन्होंने बोली या
सितंबर के दूसरे पकौड़े बोला ना, दूसरे सप्ताह बोला ना, दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। हाँ डाउट है, सवाल है, देना भाई, पेपर तो दो कोई, कल पेपर है क्या, लो दो। कौन सा सवाल? हाँ इसमें डाउट क्या है? हेलिकल कॉइल होती क्या है? हेलिकल कॉइल हमारे पास फोटो दिखाए हैं। हेलिकल कॉइल जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैंने कहा सूरज सीधा सीधा जा रहा है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हुए भी उसके साथ गति करते हुए जाएंगे, तो जो शेप बनता है ओरिजिनल हेलिकल तो वो होता है। तो उसी प्रकार लपेटे खाते हुए टेढ़े मेढ़े उस प्रकार चलते हैं ना, उसे कहते हैं हेलिकल शेप, हेलिकल उसे कहते हैं। क्या बनता है? हाँ हाँ अच्छा, एक हेलिकल कॉइल का, ठीक है मैं फोटो लगवा देता हूँ। तेल शीतलन करना चाहिए, 26 में तो तेल शीतलन करना चाहिए ना भाई। प्राकृतिक वायु ठंडा करने सबसे आम प्रसिद्ध और अपने जाने वाली विधि कौन सी? तेल शीतलन। आम विधि तो तेल शीतलन है। आंसर में तेल ही दिया होगा, तेल ही होती है, आई नहीं क्या? ऑनलाइन में भी नहीं आई, इधर ला, ये रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट 2 पेज में क्या? 3137 किसके हैं? रोल नंबर 3127, 3072 किसके हैं? आपके। आपके 11 गलत हुए हैं। हैं? तेल शीतल नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में आमतौर पर मतलब सामान्यतः अपने जानने वाली शीतलन विधि होती कौन सी है? तेल। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तेल। प्राकृतिक वायु विधि नहीं करते हैं सामान्यतः प्रयोग। नहीं, तेल ही अपनी जारी है। जैसे मान लो 100 ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं तो उनमें 80 में तो तेल भरा हुआ है, तो आमतौर पर कौन सा काम लिया आपने? वो मामला है। सवाल ये है, सामान्यतः मतलब सवाल तो ये है, आमतौर पर का मतलब ये होता है। कौन सा? 20वां 30। ट्रांसफॉर्मर की रूटीन दक्षता किन कारकों पर निर्भर करती है? समान दक्षता, समान ध्रुवता, समान केवी रेटिंग। नहीं, ये कहें आपूर्ति आवृत्ति से रूटीन दक्षता, आवृत्ति में नहीं। दक्षता एक तो लोड पर निर्भर, भार धारा पर करेगी, ठीक है। भार का शक्ति गुणांक यहां इस पर भी करेगी। अपने पास आप देखा तो सूत्र हमारे पास ये है, मैं बताऊं आपको। दक्षता ज्ञात करते हो तो बाद में केवीए इंटू कोस फाई बटा केवीए गुणा कोस फाई प्लस लॉसेज, ये तो होता है पूर्ण दिवस दक्षता का सूत्र होता है। हाँ, वो लोड धारा पर तो निर्भर करती है। भार धारा ही तो ही ना, लोड करंट। डी में बी और सी दोनों आया ना। लोड करंट पर निर्भर करेगी। लोड बढ़ेगी तो हमारी दक्षता प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। लोड घटेगा तो दक्षता प्रभावित होगी, क्योंकि कोई बिंदु आता है जहां मैक्सिमम दक्षता आती है, फिर दक्षता कम या ज्यादा होती है, और ये पावर फैक्टर पर निर्भर करेगी, दोनों पर निर्भर करेगी ना भाई। पूर्ण दिवस दक्षता में सूत्र आता है वो कॉस फाई आता है। पांच सौ में क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग में दिक्कत आ गई आपके। हाँ भाई, 500 में जिसके दिक्कत आ गई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परसेंट इतना तो घुमाएगा। आउटपुट बटा आउटपुट प्लस हानि है।
सी तो सही था। अरे भाई आप देखो, मैंने दक्षता आपको क्या लिखा है, आवाज नहीं, ध्यान से देखो, मैंने दक्षता लिखा है आपको आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अब आप ध्यान से देखना, इसने कहा कि मैं लॉस ऊपर भी जोड़ूंगा लेकिन तुम चिंता मत करो मैं वापस घटा भी दूंगा। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। अब इसमें भाग दो आउटपुट प्लस लॉस में आउटपुट प्लस लॉस का, तो कितना आएगा? 1। अब इस केवल लॉस में भाग दो तो क्या जाएगा भाई? लॉस बटा आउटपुट प्लस लॉस। ये तो घुमाया सवाल है, केवल सूत्र चेंज थोड़ी हुआ, सूत्र तो चेंज हुआ नहीं। फिर भी आपको ये दिक्कत है, ये एस आपके आया है तो आप इसको सरल करते हैं, सरल करते हैं तो नीचे आपके पास क्या था? आउटपुट प्लस लॉस, और इधर 1 से गुणा करते हैं तो आपके आउटपुट प्लस लॉस माइनस क्या था? लॉस। लॉस से लॉस घटा देता है, आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस होता कि नहीं होता? वैसे कर लो, अब इतना तो करना पड़ेगा ना। तो 3127 किसके रोल नंबर? आदमी है ही नहीं कोई आपका क्या? ये तो पूछ रहा था। 3127 किसके हैं? कोई नहीं है। 3021 किसके हैं? 3021 आपके हैं। 3027 किसके हैं? ये आपके हैं। 3026 किसके हैं? ये आपके हैं। 6124 किसके हैं? 6124 कैसे आ गए? तुम एल लोगों से ट्रांसफर हो गया। 3046 किसके हैं? आपके। 3038, 3023, 3016, 3110 आप। 5415 5415 कोई लोगों से ट्रांसफर हो गया, वो भी आया इधर। 3041 3004 आप। ओके। 3054 कैसे कैसे करते हो आप ये काम? -0.65 नंबर कैसे लाए तुम? एक सही किया 5 गलत किया, ये क्या किया तूने? कितने सवाल किए थे तूने? थ्री 3054 है रोल नंबर। तीस 51 है तो सवाल तो तूने 6 किए, ओमार में तो 6 घोड़े भरे हैं। किसकी कॉपी लोगे? ऐसा नहीं होता है, वो फिर ओमार ही नहीं आएगी उसकी। 15 फिर घोड़े से नहीं भरेंगे, वो रीडिंग तो करने वाली मशीन है। और किसी किसी को ऐसा शक है तो कोई बात नहीं, हम चेक करवा देंगे वापस। एक है 5629, ये कौन है? 5629 लोगों से ट्रांसफर होकर आया है। जिसने रोल नंबर में लिखा 1 है वो कौन है? तो ऑफिस में बता के नहीं आया? तो कार्ड भर दिया आपको? तो 1 क्या होता है? ये तो इलेक्शन कमीशन की तरह हमारे ऊपर आरोप लगेंगे फिर। राहुल गांधी लगाए ना भाई, क्या होता है मकान नंबर 00 और तूने 21 से 29 गलत है तेरे। ठीक है तेरे पूरा गलत है तो किया क्यों तूने? हम नेगेटिव मार्किंग करते हैं, शुरू से करते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो करेंगे ही, आपके मुख्य परीक्षा में नहीं है? मैं प्री के हिसाब से पढ़ता ही नहीं। मैंने पहले दिन ही कहा मैं मेंस के हिसाब से पढ़ाता हूं। कौटिल्य में जो ध्यान से सीन से पढ़ेगा प्री से पास कर जाएगा। लड़ाई मेंस की है, प्री की लड़ाई नहीं है। प्री तो 21,000 बच्चे पास करेंगे, प्री तो पास हो जाएंगे। प्री कोई भारी भरकम काम ही नहीं है, प्री करके कोई ऐसा कोई तीर ही नहीं मारा आपने। लड़ाई मेंस की है। प्री के हिसाब से सोचो, फिर सोचो मत, क्योंकि मेंस का प्री का सिलेबस सेम है तो आपको तो मेंस ही सोचना है ना भाई। पूरा नहीं, मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये इसका फायदा बहुत बड़ा मिलता है। मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो प्री के तुरंत बाद मेंस की तैयारी में लगे रहोगे। टेस्ट में प्रैक्टिस में मेंस निकाल लोगे। केवल प्री के हिसाब से रहोगे तो फिर वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप वेट करोगे। हैं क्यों संत मैं कहां देखूंगा? इसने तो भरे हैं भाई घोड़े। क्या फिर चेक किया तुमने? अनिल वैष्णव नाम है ना भाई? हाँ अनिल, तेरे साथ इन्होंने गड़बड़ी की है, राम सिंह एंड टीम ने। है वापिस चेक करोगे तो आज आंसर की लगो, वापिस चेक करो। पेपर लीक नहीं करते, पेपर इसके पास आता ही नहीं है। पेपर लीक हमारा होता ही नहीं है। ये 1 घंटा पहले बता सकता है, जब सुबह आता है पेपर तो बता सकता है, नहीं तो पेपर लीक कंडीशन है ही नहीं।
क्योंकि पेपर हमारे बनने वाले बनाते रात को। मेरे पास उन्होंने भेजा 11 बजे रात को, कौन लीक करे इसको, आए 11 बजे, तो लीक वाला मामला नहीं। सुबह उठा तो हम क्लास में आ गए और वो पेपर प्रिंट निकाल के ले आएंगे। अभी जो पेपर आएगा ना अभी आपके, वो ये मामला है। तो कोई से पेपर है तो पहले आ जाता है, जैसे शाम को प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो नहीं तो जनरली पेपर रात को आते हैं 8 बजे 9 बजे। क्योंकि आपने वो चिंता करना भाई, लाइव में वो मोटे से थे, पब्लिकेशन चलाते हैं, तो वो क्या है कि राजस्थान पत्रिका में काम करते थे, वो एडवर्टाइजिंगमेंट के आधे राजस्थान के हेड थे। वो राजस्थान पत्रिका के एडवर्टाइजमेंट होता है ना, जो विज्ञापन जितने भी छपते हैं, आधे राजस्थान के हेड वो थे, आधे राजस्थान के हेड जयपुर में, आधे राजस्थान हेड जोधपुर में, वो जोधपुर थे। तो उनकी आदत थी, क्योंकि एड आते हैं उनमें समय रात को एड लगाना पड़ता है, तो उन्होंने जीवन में जो 17 साल वहाँ काम किया वो रात में काम किया। शाम को 5 बजे इनकी ड्यूटी शुरू होती थी, जब तक अखबार छपना नहीं जाता था तब तक वो रहते थे वहाँ पर, कभी भी कुछ भी चेंजेस करवाना पड़ जाए, तो वैसे मामला होता था। तो इसलिए उनकी आदत है रात में आराम से काम करने, सुबह वो जल्दी जल्दी कुछ नहीं करेंगे। तो रात को वो कहते हैं 9 बजे 10 बजे आराम से भेज दूंगा। यदि वो कहते हैं ना मुझे कि हाँ ये सर मैं आपको काम करके सुबह भेजता हूँ, इसका मतलब है 1 बजे। वो 2 पैर कहते हैं, उसका मतलब 4-5 बजे। उनका टाइमिंग उस हिसाब से चलता है। 13 नंबर सवाल देखो, ट्रांसफॉर्मर कोर का आकार किस पर निर्भर करेगा? आकार किस पर निर्भर करेगा भाई? ठीक है भाई, कंफ्यूजन थोड़ी ना है आपके कोई, अभी तो आंसर की नहीं है, कंफ्यूजन है कहां से इतना। चलो ये ओमर वापस चेक करवा देना भाई। और आज आपका टेस्ट है अभी प्रतिरोध एवं डीसी थ्योरी, बढ़िया बात है, टेस्ट दो अच्छे से। हैं वो तो आप चेक करो कैसे हो जाएगी, ये तो आपके ऊपर सवाल है ना। 3-4 सवाल ही तो आपको दिमाग लगाना है, मेरे ऊपर छोड़ो मत। मेरे ऊपर छोड़ो तो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन एक आध दिन का गैप तो लो, क्योंकि आप एक आध दिन तो कोशिश करो, उसके बाद पूछो। इससे फायदा ये होता है कि आप 2 चीजें एक्स्ट्रा देख लोगे। एक दिन का गैप लो, उसके ऊपर काम करो, फिर नहीं समझ तब जाके पूछो, ये भी तो मामला है ना। ठीक है भाई, दे दो।